केमिकल मेथड के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्पर्मिसाइडल क्रीम्स के बारे में। हो गया ये भी, इट इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव भी हो चुका है, इंजेक्टेबल्स इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव भी हो चुका है, एक इंजेक्टेबल बचा है और एक सर्जिकल मेथड बचा है। तो सुनिए मेरी बात, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं इंजेक्टेबल्स के बारे में। बेटा इंजेक्टेबल्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंथेटिक प्रोजेस्टिन, सिंथेटिकली प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्म होती है जिसे कहते हैं प्रोजेस्टिन, या हम लोग उसे दूसरा नाम दे देते हैं लेवोनोजेस्टेरल। ये बेसिकली सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन है। इनको हम क्या करते हैं, किसी भी फीमेल के अंदर बेटा इनकी एक पर्टिकुलर डोज को इंजेक्ट किया जाता है, और ये इंजेक्टेबल आपको दो फॉर्म में देखने के लिए मिलेंगे। एक इसकी फॉर्म होती है जिसे कहते हैं DMPA, जिसकी फुल फॉर्म है डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट। बेटा इसको इंजेक्ट किया जाता है, इसकी एक डोजेस होती है। अगर हम 150 mg किसी भी फीमेल के अंदर DMPA इंजेक्ट करते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ्स तक के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा। और दूसरा, अगर हम 300 mg इंजेक्ट करते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 6 मंथ के लिए कॉन्ट्रासेप्शन देता है। और इसी तरीके से एक दूसरी फॉर्म होती है इसकी इंजेक्टेबल में, उसे कहा जाता है NETEN। इसकी फुल फॉर्म है नॉरएथिस्टेरॉन इनैंथेट। इस फॉर्म को इंजेक्ट किया जाता है अप्रोक्सीमेटली 200 mg फॉर 2 मंथ्स। अब मोड ऑफ एक्शन की बात करें तो जो प्रोजेस्टेरॉन पिल्स कर रही हैं वही मोड ऑफ एक्शन बेटा इसका होने वाला है। तो शुभी, प्रोजेस्टेरॉन का क्या एक्शन होता था, प्रोजेस्टेरॉन किस तरीके से कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करती है? वनीशा, अश्मिता, क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन का, क्या एक्शन है, मोड ऑफ एक्शन क्या है? फिर पूरी क्लास पिटने वाली है अभी, फिर ध्यान रखना, सबको छेदूंगा पकड़ के लाइन से। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है? शुभी, जवाब नहीं दिया जा रहा तेरे से, क्या पढ़ाई करती है तू गोबर कहीं की? एक भी तेरे पे जवाब नहीं निकला है, बता जल्दी से। और तू ही बताएगी आज? नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता, पढ़ाई करनी नहीं है, पता नहीं क्यों पढ़ती हो तुम, जवाब दिया नहीं जाता तुमसे। स्वाति, जिससे इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है, बस यही था। और क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन? मनीषा क्या बता रही थी तुम? एनओविलेशन करता है, ओविलेशन को नहीं होने देगा, बताया था आपको। उसके अलावा तीसरा एक और एक्शन बताया था, क्या कर रहा था वो? अबे तेरी ऐसी FSH को ईस्ट्रोजन करता है, गधे कहीं के, LH को करता है, तभी तो एनओविलेशन हो रहा है वहां पे। तो यहाँ पे मोड ऑफ एक्शन बेटा जो प्रोजेस्टेरॉन पिल कर रही थी सेम टू सेम वही रहने वाला है। मैं यहाँ पे उस चीज को नहीं लिख रहा हूँ, उस चीज को नहीं लिख रहा हूँ कि मोड ऑफ एक्शन बार बार एक ही चीज को रिपीट किया जाए। बस यहाँ पे जान लीजिएगा कि जहां पे भी जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव जो प्रोजेस्टेरॉन की कर रही थी वही काम सिमिलर ये करने वाला है, ठीक है। अब अगली बात है, हमारे इंजेक्टेबल्स हो चुके हैं, एक लास्ट कैटेगरी है इसमें इम्प्लांट्स की, इम्प्लांट्स की। और इन इंजेक्शंस को जो जनरली दिए जाते हैं बेटा, इन इंजेक्टेबल्स को एक नाम से जाना जाता है, इन्हें कहा जाता है डेपो-प्रोवेरा। ये सबसे ज्यादा कॉमन इंजेक्टेबल है जिसे हम लोग डेपो-प्रोवेरा कह रहे हैं। कभी कहीं नाम आए तो याद रखना इंजेक्टेबल के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे सिंथेटिक प्रोजेस्टेरॉन को ही इंजेक्ट किया जा रहा है। दो फॉर्म है इसकी, DMPA डिपोट मेड्रॉक्सी प्रोजेस्टेरॉन एसीटेट, नॉरएथिस्टोन एनैंथेट, और इनकी डोजेस ये रही कि कितने कितने मंथ तक के लिए कॉन्ट्रासेप्शन ये प्रोवाइड करने वाले हैं। अब लास्ट है हमारा जिसे कहते हैं बेटा हम लोग नॉरप्लांट और इम्पेलेनॉन, और ये दोनों कैटेगरी में आएंगे किसके? इम्प्लांट्स के। हम लोगों ने IUD पढ़ी थी, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस को भी तो इम्प्लांट ही किया जा रहा था, फीमेल बॉडी के अंदर किया जा रहा था, उसे यूट्रस में किया जा रहा था। लेकिन यहाँ पे जो इम्प्लांट्स में पढ़ाने वाला हूं बेटा, इन्हें सबडर्मली
इंप्लांट किया जाता है, मतलब स्किन की डर्मिस के नीचे, मतलब क्या किया जाएगा, स्किन को हल्का सा इंसिजन किया जाएगा, कट किया जाता है, और कट करने के बाद में ये छोटे छोटे सिलिकॉन के इस तरीके से, जैसे स्टिक होती है छोटी छोटी, इस तरीके से ये इंप्लांट दिखते हैं। तो इन्हें सबडर्मली या तो फोर आर्म के नीचे या अंडर आर्म के नीचे यहां पे इंप्लांट किया जाता है जनरली इनको। और ये दो फॉर्म में है, ये भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेंगे, जैसे आईयूडी प्रोवाइड कर रहे थे। आईयूडी कितने टर्म के लिए कॉन्ट्रासेप्शन दे रहे थे, 5 ईयर, 7 ईयर, 3 ईयर ऐसे दे रहे थे ना। ऐसी इंप्लांट्स भी बहुत लंबे समय तक के लिए क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं। और इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये भी जैसे इंप्लांट्स थे, जो आईयूडी वाली हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी थी, उसमें मेन कौन से थे, प्रोजेस्टेरॉन ही तो थी। प्रोजेस्टासार्ट और LNG-20 दोनों ही क्या थी, प्रोजेस्टेरॉन रिलीजिंग आईयूडी थी। इसी तरीके से इंप्लांट भी बेसिकली प्रोजेस्टेरॉन को ही रिलीज करेंगे, और जो एक्शन प्रोजेस्टेरॉन कर रहा है यहाँ पे, जो पहले कर रहा था वही काम यहाँ पे करता रहेगा, बस थोड़ा सा प्रोसीजर अलग हो जाने वाला है। तो इंप्लांट्स को क्या लिखेंगे आप, इनको प्लेस किया जाता है, दे आर प्लेस्ड सबडर्मली by incision on forearm और अंडरआर्म। और बेटा ये इंप्लांट्स की भी दो कैटेगरी हैं, एक होता है इसके अंदर जिसे कहते हैं हम लोग नॉर प्लांट। नॉर प्लांट अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा, 5 ईयर कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा। और इसमें बेटा अप्रोक्सीमेटली 6 कैप्सूल्स होते हैं ऑफ सिलिकॉन, सिलिकॉन के 6 कैप्सूल होंगे। कैसे, कैप्सूल का मतलब यहाँ पे ये नहीं है, इस तरीके से बने हुए होते हैं ये कैप्सूल। तो इनको 6 कैप्सूल को बेसिकली फैन शेप मैनर में, फैन शेप मैनर समझते हो आप लोग, चाइनीज फैन देखा कभी आपने, तो उस फैन की शेप में इंसर्ट किया जाता है। आपकी एनसीईआरटी में डायग्राम भी दिया होगा, वो 6 उन्होंने पतली पतली माचिस की तिल्ली जैसी पकड़ी हुई है, आपकी एनसीईआरटी खोल के देखिए, आपको डायग्राम मिल जाएगा देखने के लिए कि फैन शेप मैनर में किस तरीके से इंसर्ट, ये देखो लगा रखा है ये रहा, तो ये रहा, ये पकड़ी हुई है, ये इम्प्लांट्स ही है, ये रहे, ये वाला। तो इन्हें फैन शेप मैनर में इंसर्ट किया जाता है, सबडर्मली करा जाएगा। तो यहाँ पे 6 कैप्सूल होते हैं सिलिकॉन के, और एक कैप्सूल जो होगा उसकी लेंथ होती है अप्रोक्सीमेटली 34 मिलीमीटर, और थिकनेस होती है उसकी 2.4 मिलीमीटर। और एक कैप्सूल अप्रोक्सीमेटली 36 mg लेवोनोजेस्टेरॉल कंटेन करके चलता है, 36 mg लेवोनोजेस्टेरॉल ये कंटेन करके चलता है। और लेवोनोजेस्टेरॉल मैं आपको बता चुका हूं, इट इज अ फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, इट इज सिंथेटिक फॉर्म ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉर प्लांट हो गया, जो 5 ईयर कॉन्ट्रासेप्शन देगा, जिसमें 6 कैप्सूल होंगे सिलिकॉन के, और इन कैप्सूल्स को प्लेस किया जाएगा सबडर्मली इन फैन शेप मैनर, फैन शेप मैनर में इन्हें किया जाएगा। और ये बहुत लॉन्ग टर्म के लिए कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करने वाले हैं, 5 ईयर्स के लिए। और दूसरी कैटेगरी होती है इसकी, जिसे हम लोग कहते हैं बेटा इम्पेलेनॉन। दूसरी कैटेगरी होती है इम्पेलेनॉन, ये 3 ईयर कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करता है, ये 3 ईयर कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करेगा। यहां पे एक कैप्सूल होगा जो थोड़ा साइज में बड़ा होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर, और थिकनेस उसकी होती है अप्रोक्सीमेटली 2 मिलीमीटर। और इसे ये भी कंटेन करके चलता है एक केमिकल जिसे हम लोग कहते हैं 3 कीटो डेस्जेस्टेरल, इट इज ऑल्सो प्रोजेस्टेरॉन फॉर्म। और इस सिंगल कैप्सूल को वाइड बोर्ड निडल के थ्रू स्किन के नीचे इंप्लांट करेंगे। तो यहां पे लिख दे रहा हूं, इट इज implanted subdermally
with help of wide bore needle। ठीक है, तो ये दो हमारे इम्प्लांट्स थे जो आपको पढ़ने थे, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन देंगे, मिनिमम 3 मैक्सिमम 5 ईयर। एक में 6 कैप्सूल है, एक में सिंगल कैप्सूल है, एक में लेवोनोजेस्ट्रॉल है, एक में कीटोडेस्ट्रेरल है। दोनों ही प्रोजेस्टेरॉन की फॉर्म है। मोड ऑफ एक्शन आपको प्रोजेस्टेरॉन का काम पता है, तो वही मोड ऑफ एक्शन का यहाँ पे होने वाला है, अलग से मैं नहीं लिख रहा हूँ, बार बार। लिख लिया सभी ने? हो गया सभी का? जल्दी लिख लीजिए भाई। अब एक लास्ट मेथड है हमारा, जिसे हम सर्जिकल मेथड कहते हैं। तो आइए सर्जिकल मेथड को भी पढ़ लेते हैं। बेटा ये जो सर्जिकल मेथड है, ये बिल्कुल टर्मिनल मेथड होता है। टर्मिनल मेथड का मतलब ये है कि अगर किसी की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, तो उसके बाद में वो जो कपल है इस मेथड को ऑप्ट कर सकता है। इसकी जो रिवर्सिबिलिटी है मेथड की, वो काफी पुअर है। इसकी रिवर्सिबिलिटी काफी ज्यादा पुअर है। मतलब अगर एक बार किसी ने सर्जिकल मेथड को ऑप्ट कर लिया, हालांकि ऐसा नहीं है कि सर्जिकल मेथड में जैसे वासेक्टोमी है, तो आप एक किताब में मैंने पढ़ा था कि वो प्रोसेस रिवर्सिबल है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी पुअर है। ऐसा नहीं है कि रिवर्सिबल हो नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन बहुत रेयर चांसेस में रिवर्सिबिलिटी को देखा गया है, इसलिए इसको बोला गया है कि इसकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। रिवर्सिबल है ये मेथड, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई पर्सन अगर इसे करा ले तो उसके बाद में 100% श्योरिटी है कि वो मेथड फिर से मतलब खत्म हो जाएगा। जैसे एक होता है ना कि हमने इससे पहले जितने मेथड पढ़े उन सब में क्या खास बात थी कि जब तक कॉन्ट्रासेप्शन प्रोवाइड करना था तब तक उनको लगा के रखा, और जब कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए उनको बाहर निकाल दिया। तो जैसे पिल्स हैं, जब तक कॉन्ट्रासेप्शन चाहिए था तब तक पिल्स खा रहे थे, जब तक कॉन्ट्रासेप्शन नहीं चाहिए तो पिल्स खाना बंद कर दिया। तो ऐसी कंडीशन में उसे रिवर्सिबल कहा जाएगा, उस कंडीशन में उसे रिवर्सिबल कहा जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि सर्जिकल मेथड में हम लोग क्या कर रहे हैं, सर्जरी कर दे रहे हैं, या तो उसके वास डिफरेंस को कट कर दे रहे हैं या फेलोपियन ट्यूब को कट कर दे रहे हैं। तो अगर आप चाहो कि दोबारा वो फेलोपियन ट्यूब या वास डिफरेंस मर्ज कर जाए तो पॉसिबल है वो कंडीशन, लेकिन बहुत कंडीशंस बहुत रेयर है जिसमें वो फिर से ज्वाइन कर जाती हूँ। इसलिए कहते हैं कि प्रोसेस रिवर्सिबल तो है, लेकिन रिवर्सिबिलिटी इस प्रोसेस की काफी ज्यादा पुअर है, ये बोला जा रहा है इसमें। तो यहाँ पे ये सर्जिकल मेथड जो होगा दोनों के लिए, मेल और फीमेल के लिए होता है। इसमें मेल्स के अंदर जिस प्रोसेस को किया जाता है उसे हम लोग वासेक्टोमी कहते हैं। वासेक्टोमी में क्या किया जाता है, उसके स्क्रोटम के ऊपर छोटे से इंसिजन के थ्रू वास डिफरेंस को बाहर निकाला जाएगा और उन्हें कट कर दिया जाता है, कट कर दिया जाएगा। और उनके बीच में जब उन्हें कट करा जाएगा और उन्हें टाई किया जाएगा तो उनके बीच में गैप रखा जाता है एटलीस्ट बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर का, ताकि वो फिर से रीयूनियन ना कर ले। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो वासेक्टोमी में क्या किया जाता है, एक छोटा सा इंसिजन किया जाएगा, अ स्मॉल इंसिजन ऑन स्क्रोटम, और स्क्रोटम पे इंसिजन करने के बाद में क्या किया जाएगा, वास डिफरेंस को कट किया जाएगा और टाई कर दिया जाएगा, बांध दिया जाएगा, और उनके बीच में गैप रखा जाएगा। जैसे ये वास डिफरेंस को कट किया बीच में से, फॉर एग्जांपल यहां से कट कर दिया, यहां से बीच में से कट कर दिया, और कट करने के बाद में आपने दोनों एंड को सिल दिया है, यहाँ पे दोनों एंड को सिल दिया है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप रखा जाएगा वो एटलीस्ट 2 से 3 सेंटीमीटर का गैप रखा जाएगा, ताकि ये दोनों फिर से रीयूनियन ना कर सके। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? तो यहाँ पे इनके बीच में गैप रख दिया जाता है, दोनों एंड के बीच में गैप बिटवीन 2 एंड अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 सेंटीमीटर, so that they cannot reunion। ठीक है, वो रीयूनियन ना कर सके। और इसी तरीके से फीमेल के अंदर जिस प्रोसेस को ऑप्ट किया जाता है उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्यूबेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाएगा, या तो लेप्रोस्कोपी के थ्रू या
एब्डोमेन में इंसिजन किया जाएगा। जैसे मेल में क्या किया था, एब्डोमेन में इंसिजन नहीं किया था, स्क्रोटम पे इंसिजन किया था। इंसिजन सभी लोग समझते हैं ना क्या होता है, कट करना। किसी भी चीज को कट करते हैं हम लोग, उसे इंसाइज करना कहते हैं, मतलब मेडिकल लैंग्वेज में उसे इंसिजन कहा जाता है बेटा। तो ट्यूबेक्टोमी में क्या किया जाएगा, इंसिजन किया जाएगा ऑन एब्डोमेन या लोअर एब्डोमेन, और वहां पे फैलोपियन ट्यूब को कट करके टाई कर दिया जाता है। फैलोपियन ट्यूब को कट कर दिया जाएगा और टाई कर दिया जाएगा। तो ये हमारे मेथड्स थे जितने हमें पढ़ने थे। अब फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं कि बेटा साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं सारे मेथड्स के जो हमने अभी तक पढ़े। तो बेटा एक तो नेचुरल मेथड को छोड़ के, एक्सेप्ट नेचुरल मेथड एंड सर्जिकल मेथड, और एक बैरियर मेथड और है बेटा, नेचुरल, बैरियर एंड सर्जिकल मेथड, सबके साइड इफेक्ट्स हैं, सबके साइड इफेक्ट हैं। अब वो साइड इफेक्ट क्या है बेटा, क्योंकि सारे के सारे बेटा अननेचुरल या एंटी नेचुरल मेथड्स थे, सारे के सारे जो हमने अभी तक बात करी वो सबके सब एंटी नेचुरल मेथड थे, अननेचुरल मेथड थे। तो उनके साथ में साइड इफेक्ट एसोसिएटेड है, जैसे नोजिया होना, एब्डोमिनल पेन रहना फीमेल को, उसके अलावा ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग होना, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, उसके अलावा इनफर्टिलिटी होना, और सम टाइम इट में एसोसिएटेड विद कैंसर आल्सो। तो ये सारे के सारे साइड इफेक्ट है एंटी नेचुरल मेथड को इस्तेमाल करने के। नोजिया मतलब जानते हो ना सभी लोग क्या होता है, जी मिचलाना, वॉमिट जैसा फील होता है, उसे नोजिया कहा जाता है जब जी मिचलाता है। तो एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग मतलब लगातार ब्लीडिंग हो रही है उस फीमेल में, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, इनफर्टिलिटी और कैंसर, ये सारी कंडीशंस हैं अगर ये जो पिल्स वाले मेथड यूज किए जा रहे हैं या जितने भी हार्मोन रिलेटेड मेथड यूज किए जा रहे हैं। और बेटा ये लगभग सबसे ज्यादा मेथड जो है, कुछ मेथड को छोड़ के, जैसे बैरियर मेथड में कॉन्डोम्स पढ़े थे हम लोगों ने, वो बेसिकली मेल्स के लिए अवेलेबल थे, और उसके अलावा सारे के सारे मेथड जो है वो सब फीमेल्स के लिए हैं सारे मेथड। सर्जिकल मेथड एक जो वासेक्टोमी वाला है वो मेल के लिए। बाकी जितने भी मेथड हमने पढ़े, चाहे इम्प्लांट्स पढ़े, चाहे ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पढ़ी, चाहे हमने इंजेक्टेबल्स पढ़े, ऑल दोज मेथड्स आर फॉर फीमेल्स। ठीक है, तो सारे जो साइड इफेक्ट जो एसोसिएटेड होंगे वो फीमेल के साथ ही होंगे। क्लियर है मेरी बात सभी को? चलिए, तो ये तो रही बात इनके साइड इफेक्ट की। अब ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। अब अगला जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज क्या होती हैं और कैसे कैसे होती हैं, उनके टाइप्स कौन कौन से हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं एसटीडी। तो नेक्स्ट है बेटा हमारा टॉपिक क्या, ये लिखा नहीं अभी तक।